नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ सेट नंबर 6। तो जो लोग हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम लोग यूपीएससी के लिए एक क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं और ये वाला जो क्रैश कोर्स है ये पर्टिकुलरली केवल और केवल करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स इस पूरी की पूरी सीरीज में कवर करवाए जाएंगे एंड साथ ही में यहाँ पर जो टाइम पीरियड हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम जून 2020 से लेकर के इस साल का मई 2021 तक के पूरे करंट अफेयर्स कवर करवा दिए जाएंगे। ऑलरेडी हम पॉलिटी में 5 सेट्स को अपलोड कर चुके हैं और इस पूरी की पूरी पॉलिटी के प्रीवियस सेट्स के लिए हमने एक प्लेलिस्ट को भी बना दिया है। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियोस को जाके देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को जाके रेफर कर सकते हैं और पुरानी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही पर्टिकुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको लेके मैं मानता हूं कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है। दैट इज द टॉपिक ऑफ इंपॉर्टेंट बॉडीज इन न्यूज़। तो जो आपकी महत्वपूर्ण निकाय हैं जो कि सुर्खियों में रही हैं पिछले एक साल में, फिर भले वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हों यानी कि संवैधानिक निकाय हों, या फिर वो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हों यानी कि सांवैधिक निकाय हों, या फिर वो आपकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हों, हर तरह की बॉडी को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो भी पिछले एक साल में सुर्खियों में रही हैं। उसके कुछ बेसिक्स आपको बताए जाएंगे, एक तरीके से आपके लिए रिविजन भी हो जाएगी आपकी स्टैटिक पॉलिटी का, लेकिन साथ ही में आपको मालूम भी पड़ जाएगा कि कौन सी बॉडी के ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। अनअकैडमी की ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हैं सो दैट मेरे सभी के सभी स्पेशल क्लासेस की और मेरे जो प्लस कोर्सेज हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेकर आया है जिसमें कि अगर आप लोग एक साल की सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको एक साल की बजाय सीधा प्रीलिम्स 2022 तक की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हो जाती है। लेकिन ये ऑफर केवल और केवल अप्रैल 28 तक ही वैलिड है, यानी कि अगर आप इस महीने में सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं 28 अप्रैल तक तो आपको केवल 12 महीने के लिए नहीं बल्कि 16 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी। सेम गोज फॉर 2 ईयर प्लान ऑल्सो। अगर आप प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको 24 महीने की जगह 2023 का जो प्रीलिम्स होगा यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 28 मंथ्स के लिए आपको पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल करवा दी जाएंगी सब्सक्रिप्शन के तहत। लेकिन आपको ध्यान का रखना है कि आपको ये वाला कोड यूज़ करना है अनी यूपीएससी। ये मेरा यूनिक कोड है, अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें अनअकैडमी आपके लिए 2 तरह के कोर्सेज लेकर आया है, एक प्लस कोर्स है और एक आइकॉनिक कोर्स है। आइकॉनिक कोर्स में फ़ायदा ये है कि आपको एक पर्सनल मेंटर प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि आपकी मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ में करवाएगा, और प्लस कोर्स में आपको जो है मेंटर नहीं दिया जाएगा। दोनों कोर्सेज में अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे अनी यूपीएससी तो सीधा आपको 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। और इसमें बताना चाहूँगा मेरा भी प्लस कोर्स बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है एंड प्रॉबेबली हम इस प्लस कोर्स को विद इन दिस मंथ शुरू कर देंगे, उसकी जानकारी आपको जल्द ही मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कई सारे बैच कोर्सेज ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन को परचेज नहीं किया है तो यू आर मिसिंग आउट ऑन दीज ब्रिलियंट बैच कोर्सेज जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा शुरू करे गए हैं। इसमें अगर आपको कोई ऑप्शनल का कोर्स परचेज करना है उस केस में भी आप मेरा कोड यूज करके डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ऑल्सो एक खास ऑफर है जो कि केवल कल तक वैलिड है 14 अप्रैल तक। इसमें अगर आप लोग एक साल की सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको साथ में 20 बुक्स भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई हैं, यूपीएससी एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई हैं, और ये आपके लिए हेल्प करेंगी जब आपको लास्ट मिनट पर रिविजन करनी होगी तो आपके पास फिजिकल बुक्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। राइट, अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि स्टेट पीसीएस की या फिर एसएससी, बैंकिंग या रेलवेज की, तो वो भी आप यहाँ से कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। मेरा कोड यूज करके आपको सीधा 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो सकता है। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सवाल के साथ एक वीडियो को स्टार्ट करेंगे। विद रेफरेंस टू फंक्शनिंग ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। CAG is appointed by the president by warrant under his hand and seal and provided with tenure of 5 years। थोड़ा सोच के जवाब देना है आपको, क्या इसका टेन्योर 5 years का होता है या फिर 6 years का होता है। तो क्योंकि इसका टेन्योर 6 years का होता है हेंस आपका पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। CAG also acts as a guide, friend and a philosopher to the estimates committee of the parliament। क्या ये एस्टिमेट कमेटी के लिए गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर की तरह काम करता है?
या फिर ये काम करता है पब्लिक अकाउंट कमिटी के लिए। तो ये काम करता है पीएससी के लिए, नॉट फॉर द एस्टिमेट्स कमिटी। हेंस आपका सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहले दोनों गलत हैं। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट, तो आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2, राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत हैं, इसकी जानकारी आपको यहाँ पे हम दे देते हैं। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज पिछले साल की बात है, इनफैक्ट अगस्त 2020 की बात है, जब जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर रह चुके हैं उनको, यानी कि गिरीश चंद्रा मुर्मू, इनको बेसिकली अब सीएजी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 148 के तहत ये सीएजी की बॉडी का प्रावधान दिया गया है, हमारे संविधान का यह अनुच्छेद है। कॉम्पोजिशन सिंगल मेंबर बॉडी है, अपॉइंटमेंट हमारे हमारे राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, और इनका जो टेन्योर है वो या तो 65 साल और या फिर वो 6 साल का टेन्योर इनको दिया जाता है। डिसाइड कौन करता है इनके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस? इसको थोड़ा ध्यान से याद कर लीजिए कि पार्लियामेंट विल बी डिसाइडिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। प्रेसिडेंट जो है वो केवल और केवल अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस को डिसाइड पार्लियामेंट के द्वारा करवाया जाता है। इनका रिमूवल कैसे होता है? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है उसी तरीके से सीएजी का भी रिमूवल होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि जब चाहे आप इनको हटा सकते हैं, एक काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है। एंड पोस्ट रिटायरमेंट, यानी कि वंस ये यहाँ से रिटायर हो जाते हैं तो इसके बाद ये किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर भले वो यूनियन गवर्नमेंट हो, फिर भले वो स्टेट गवर्नमेंट हो। सीएजी के बारे में कुछ और फंक्शंस आपको मालूम होने चाहिए, एक तरीके से रिवीजन है आपकी पॉलिटी की। ये एक स्वतंत्र अथॉरिटी है, टोटली इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। इट इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एंड द चीफ गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। इनफैक्ट आपको बताऊं इंटरेस्टिंग कहानी, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, जब आप उसमें मान लीजिए आप ऑर्डर भरते हैं, अपनी सर्विस प्रेफरेंस को भरते हैं, तो एक सर्विस आती है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ठीक है, IAAS। तो जो ये IAAS में लोग सिलेक्ट होते हैं ये बेसिकली कैग के ही अंडर काम करते हैं। सीएजी हर तरह के अकाउंट को ऑडिट करती है, फिर भले वो एक्सपेंडिचर हो फ्रॉम द CFI, फिर भले वो एक्सपेंडिचर हो फ्रॉम द CFS, तो हर तरह के अकाउंट को सीएजी के द्वारा ऑडिट करवाया जाता है, ठीक है। सीएजी ऑल्सो ऑडिट्स ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट एज वेल, यानी कि जितने भी आपके फंड्स हैं, कंसोलिडेटेड हो, कंटिजेंसी हो या पब्लिक अकाउंट हो, फिर भले वो केंद्र सरकार के हों, केंद्र के हों या फिर राज्यों के हो, तो दोनों केसेस में ही सीएजी ऑडिट करती है। सीएजी एक फ्रेंड, गाइड और फिलॉसफी की तरह एक्ट करती है टू दी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली एज इट इज आ सकता है। सीएजी इज नॉट अ कॉम्प्ट्रोलर इन इंडिया बट ओनली ऑडिटर जनरल। देखिए असल में क्या हुआ था कि सीएजी की जो पोस्ट थी वो हमने अंग्रेजों से ऑलमोस्ट इंस्पायर होकर ली थी, लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है कि सीएजी कॉम्प्ट्रोलर का काम भी करता है और ऑडिटर जनरल का काम भी करता है, तो वहां पर वो सीएजी की पोस्ट का जो नाम है ना उसको एक्चुअली जस्टिस कर रहा है। लेकिन भारत के केस में क्या है कि वो कॉम्प्ट्रोलर का काम कर नहीं रहा, वो केवल और केवल जो है वो ऑडिटिंग का काम करता है। भारत में कॉम्प्ट्रोलिंग का काम जो है वो कई सारी पार्लियामेंट्री समितियां हैं, संसदीय समितियां हैं जो कि ये काम कर रही हैं, ठीक है। सीएजीज ऑडिट ऑफ पीएसयू जो है, सीएजी पीएसयू की भी ऑडिट करता है। इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको कि केवल और केवल ऐसा नहीं कि सीएजी केवल इन फंड्स की ऑडिट करता है, लेकिन पीएसयू की ऑडिट भी करता है। और ये वाली जो पावर सीएजी को दी गई है, इट इज बेस्ड ऑन द स्टैट्यूट दैट क्रिएटेड, स्टैट्यूट आएगा ये, ठीक है, दैट क्रिएटेड द पीएसयू बट ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन एडवाइस ऑफ द सीएजी। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए कि पीएसयूज को जो जिस पर्टिकुलर कानून ने क्रिएट किया है, उस पर्टिकुलर कानून के आधार पे सीएजी को ये पावर दी गई है कि आप पीएसयूज को भी ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में सीएजी आगे जाके ये काम आगे दे देता है और वो आगे ऑडिटर सीएजी लगा देता है जो कि आगे जाके पीएसयू को ऑडिट कर देते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है कि सीएजी पीएसयूज की ऑडिट भी करता है। आपको ध्यान रखना है कि ये कॉम्प्ट्रोलर का काम नहीं करता है। आपको ध्यान रखना है कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर है। और आपको ध्यान रखना है कि सभी तरह के फंड्स का ऑडिट करता है। और ये वाली चीजें तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अटॉर्नी जनरल कैन बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव कमिटी एंड हैव द राइट टू वोट। तो आई थिंक पहला पार्ट तो बिल्कुल सही है कि ये लेजिस्लेटिव कमिटी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन क्या ये राइट टू वोट रखता है? जी नहीं, इसको राइट टू वोट नहीं दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल इज नॉट डीबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। ये बात बिल्कुल सही है। अटॉर्नी जनरल को यहाँ पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई जाती कि आप अपनी निजी जो प्रैक्टिस है
उसको रोकना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके ऊपर आपके ऊपर कोई रोकथाम नहीं लगाई जाएगी। सो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट गलत है। आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 ओनली। इसके बेसिक्स की बात कर लेते हैं। वाई इन न्यूज बेसिकली क्या हुआ था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रीअपॉइंट किया था सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल को एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर 1 मोर ईयर। और इसमें आर्टिकल नंबर जो है वो 76 है, ठीक है। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, आर्टिकल नंबर 76 के तहत इनको रखा जाता है। अच्छा, पिछले केस में आपको मैं आर्टिकल नहीं बता पाया था, तो वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सीएजी का आर्टिकल नंबर क्या है। ओके, आई टोल्ड यू ऑलरेडी 148 है, तो दैट इज फाइन। चलिए एक और सवाल आपसे पूछता हूँ कि ये तो मैंने आपसे पूछा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक होता है एडवोकेट जनरल, ठीक है, जो कि स्टेट के लिए होता है, तो उसका आपको मुझे आर्टिकल नंबर कमेंट सेक्शन में बताना है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, किस इंसान को आप भारत का अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं, केवल एक ऐसे इंसान को जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज की जो योग्यता रखता है, अपॉइंट होने की योग्यता रखता है, उसी इंसान को आप एजी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, इस केस में ध्यान रखिएगा कि ये टोटली एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, यानी कि प्रेसिडेंट का जब मन चाहे वो इसको हटा सकता है। पार्लियामेंट से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रोसीजर नहीं होता है। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट का जब मन चाहे वो इसको इसकी पोजीशन से हटा सकता है। रिमूवल नो प्रोसीजर, प्रेसिडेंट कैन रिमूव अटॉर्नी जनरल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब, ऑब्वियसली ही इज नॉट डीबार्ड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ये किसी भी तरह की जो लेजिस्लेचर या कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, यानी कि पार्लियामेंट की अगर मान लीजिए बैठक होती है या पार्लियामेंट्री की कमेटी की कोई मीटिंग हो रही है, तो उसमें ये हिस्सा ले सकते हैं, किसी प्रकार की पाबंदी इनके ऊपर नहीं लगाई गई है। ऑल्सो ये किसी प्रकार की लेजिस्लेटिव कमेटी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन ये राइट टू वोट नहीं रखते हैं, यानी कि उसमें इनके पास ऐसा अधिकार नहीं कि ये अपना मत दे सकें। इसके बाद ही एंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज विच आर अवेलेबल टू एनी एमपी, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर ऐसा मान लीजिए जो भी यहाँ पर हक दिए गए हैं, जो भी यहाँ पर इम्यूनिटीज दी गई हैं एमपीज को, वो सारी की सारी भी अटॉर्नी जनरल को प्रोवाइड करवाई गई हैं। और ही कैन प्लीड बिफोर एनी कोर्ट ऑफ इंडिया वेयर द इंटरेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर इन्वॉल्व। तो ऐसा नहीं कि केवल सुप्रीम कोर्ट में ही पेश हो सकते हैं, ये किसी हाई कोर्ट में, किसी सेशंस कोर्ट में, किसी भी तरह की कोर्ट में जहां पर भी केंद्र सरकार की किसी प्रकार के इंटरेस्ट मिले हुए हैं, तो वहां पर एजी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनसीबीसी के बारे में। एनसीबीसी भी चर्चा में था, ये चर्चा में ऑलमोस्ट पिछले 2 साल से है, जब से इसको बनाए जाने की बातचीत चल रही है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और उस आर्टिकल का नंबर है आर्टिकल नंबर 338, और 338 के बाद एक आर्टिकल और है 338A, ठीक है। तो 338 के तहत क्या बनाया गया है, 338 के तहत बनाया गया है NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। उसके बाद 338A के तहत क्या बनाया गया है, NCST। इसका आपको मुझे बताना है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू NCST को ऐड किया गया था अंडर आर्टिकल नंबर 338A। एंड नाउ फाइनली अंडर आर्टिकल नंबर 338B हमारी एक पहले जो बॉडी, जो कि पहले स्टैट्यूटरी बॉडी थी, इसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया है, दैट इज द NCBC। इसके कॉम्पोजिशन में 5 मेंबर्स आते हैं। अपॉइंटमेंट सभी की बाय द प्रेसिडेंट करी जाती है। क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन एज सच नहीं दी गई है। टर्म्स एंड कंडीशंस डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड रिमूवल अगेन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये 3-4 चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें इसमें उतनी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आर्टिकल है। इसके कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। देखिए, जो काम NCSC, NCST करते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वही काम NCBC कर रहा है बेसिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो भारत में जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं, इसका यही काम है कि ये इन चीज़ों को इंश्योर करे कि अगर वहाँ पर वो जो योजनाएं हैं वो लागू नहीं हो रही हैं या प्रावधान उनको नहीं दिए जा रहे हैं, तो उन चीज़ों का अगर कोई कमी आ रही है, कोई कमी पेशी सामने आ रही है, तो NCBC वहाँ पर शनाख्त कर सकती है। इंक्वायरिंग इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ द राइट्स। लेकिन किन की राइट्स की बात हो रही है, ये बात हो रही है बैकवर्ड क्लासेस की राइट्स की। देखिए, इंटरेस्टिंगली क्या था कि पहले जब NCST नहीं बनाया गया था, तो NCSC जो है वो SCs की और STs की और BCs के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था। उसके बाद NCST बना दिया गया, तो उसके बाद जो NCSC था वो कहीं ना कहीं BCs के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन अब जो है वो BCs के लिए अलग से बॉडी बना दी गई थी। एंड उसके बाद फाइनली अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दे दिया गया है। और साथ में ये सुझाव भी दे सकता है, इट कैन गिव रिकमेंडेशंस ऑन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सच क्लासेस।
फर्दर एनसीबीसी विल हैव द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट, ठीक है, जब ये इंक्वायरी कर रहा है तो इसके पास सिविल कोर्ट की पावर भी होती हैं। सिविल कोर्ट की पावर्स में क्या होता है, मान लीजिए किसी इंसान को समन करना है, किसी इंसान को, ठीक है, कुछ क्वेश्चनिंग करनी है तो वो सब कर सकते हैं। रिक्वायरिंग प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड एंड रिसीविंग एविडेंस, ये सब चीजें एनसीबीसी यहाँ पर कर सकता है। नेक्स्ट एनएचआरसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिसाइजली इसका कारण क्या है कि 2019 में आपको मालूम होगा कि इसमें एक बहुत ही बड़ी अमेंडमेंट लाई गई थी। एनएचआरसी को स्थापित करने वाला जो कानून था हमारा, दैट वाज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट PHRA 1993, और इसको जो है अमेंड किया गया था 2019 में। और जब इसको अमेंड किया गया था तो कंप्लीटली यहाँ पर इसका जो कॉम्पोजिशन है ये चेंज कर दिया गया था, जो इसका टर्म ऑफ ऑफिस है ये भी कंप्लीटली चेंज कर दिया गया था। और ये चर्चा में इसलिए था, हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक सुओ मोटो रिट पिटिशन उठाया था। ये उस टाइम की बात है जब हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट पिटिशन को उठाया और ये कहा कि हम उन लोगों की, जो यहाँ पर हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो कि नेशन वाइड लॉकडाउन की वजह से परेशान हो रहे हैं, हम उनकी प्रॉब्लम्स और मिजरीज को समझना चाहते हैं। उस टाइम पे एनएचआरसी सुप्रीम कोर्ट के पास गया ये कहते हुए कि जी हम भी इस चीज़ को समझना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनएचआरसी को अलाउ कर दिया था। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट अलाउड द एनएचआरसी इंटरवेंशन इन इट्स सुओ मोटो रिट पिटिशन ऑन द प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स इन द वेक ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन। तो इसी के चलते चर्चा में था ये। खैर इंपॉर्टेंट टू नोट, यहाँ पर जो आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं उसको प्लीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रख लीजिए। कॉम्पोजिशन में क्या होता है, पहले कॉम्पोजिशन अलग था, अब कॉम्पोजिशन अलग है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो इसके चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, वो या तो सुप्रीम कोर्ट के कोई CJI होंगे, सबसे पहली चीज, और या फिर इट हैज टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो या तो ही हैज टू बी द CJI ऑफ सुप्रीम कोर्ट X या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ही विल बी द चेयरपर्सन। इसके बाद 3 मेंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें से एक मेंबर इंपॉर्टेंट है कि महिला का होना जरूरी है। और ये वाला जो महिला वाला जो पॉइंट था ये बेसिकली 2019 के एक्ट के द्वारा ही यहाँ पर ऐड किया गया था। इसके बाद इट इंक्लूड्स द चेयरपर्सन्स। चेयरपर्सन्स किस किस के होंगे, ये पहले अलग थे बाद में अलग थे। चेयरपर्सन किस किस के होंगे, सबसे पहले तो NCBC के चेयरपर्सन को इंक्लूड किया जाएगा, उसके बाद NCPCR के चेयरपर्सन को इंक्लूड किया जाएगा, देन चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एज मेंबर ऑफ द NHRC। तो ये 3 लोग आपके, इन तीनों को भी इंक्लूड किया जाएगा। ये 3 आपके अलग से सदस्य होंगे और प्लस आपका जो है एक चेयरपर्सन होगा। तो दोबारा से सुन लीजिए, 1 + 3 और इसमें इंपॉर्टेंट है महिला का होना, और ये जो +3 है इसमें ध्यान से NCBC, ठीक है, NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एंड फाइनली आपका चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद द डिसेबिलिटीज। अब इनका टर्म ऑफ ऑफिस या फिर टेन्योर भी चेंज कर दिया गया है। इसमें जो अपर लिमिट है वो 70 ईयर्स की रखी गई है, लेकिन पहले जो 5 साल होता था उसको अब कम करके जो है 3 ईयर्स कर दिया गया है, यानी कि केवल 3 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स, केवल 3 साल के लिए ही आप NHRC के मेंबर रह सकते हैं या फिर आप उसके चेयरपर्सन रह सकते हैं। क्लियर है ये बात, इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा। इसके फंक्शंस हैं, काफी सिंपल से फंक्शंस हैं इसके। It can inquire on its own initiative or on a petition presented to it by a victim of any person on behalf into complaint of violation of human rights, abatement or negligence in the prevention of such violation by public servant। ठीक है, किसी भी तरह की चीज हो रही है, मान लीजिए कोई आपका पब्लिक सर्वेंट है, कोई IAS ऑफिसर है, कोई IPS ऑफिसर है, वो किसी तरह की मानव अधिकारों का हनन कर रहा है, उसके खिलाफ कंप्लेंट हो गई है, तो उस केस में NHRC जो है इंटरवीन कर सकता है। ये किसी भी तरह की प्रोसीडिंग में भी इंटरवीन कर सकता है जहां पर इस प्रकार की एलिगेशन लगाई गई हो कि जी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुई है। तो यहां पर यही चीज हुआ था जो मैंने आपको बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कैसे किया, क्योंकि इसके पास पावर है। तो इसके पास पावर थी NHRC के पास कि जी सुप्रीम कोर्ट में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस चल रहे हैं माइग्रेंट लेबरर्स को लेके, हम उसमें इंटरवेंशन करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को इंटरवीन करने की अनुमति दे दी थी, बिकॉज NHRC के पास पावर भी अवेलेबल है। फर्दर NHRC किसी भी तरह की जेल को विजिट कर सकती है अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, टू चेक द कंडीशंस कि वहां पर जो ह्यूमन राइट्स हैं वो सही हैं या फिर नहीं है। अनदर फंक्शन इज टू एनकरेज द एफर्ट्स ऑफ NGOs। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपके लिए ये जानबूझ के सारे फंक्शंस पढ़ रहा हूं, बिकॉज मेंस में सीधे सीधे सवाल आते हैं कि NHRC क्या क्या काम करती है। तो ये सारे काम आपको मालूम होने चाहिए कि ये कंप्लेंट्स में तो जो है जांच कर ही सकती है, इंटरवीन भी कर सकती है,
इसके बाद आगे जाकर ये जेल्स की कंडीशंस को भी चेक कर सकती है। इसके बाद ये एनजीओज के साथ भी काम कर सकती है सो दैट उनके एफर्ट्स को ये और ज़्यादा प्रोत्साहन दे सके। द कमीशन में परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज इट मे कंसिडर नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो अलग कोई फंक्शन इसको लगता है कि हमें ये करना चाहिए जिसके चलते जो मानव अधिकारों को हम प्रमोट कर सकेंगे, उनको और मजबूत कर सकेंगे, तो वो भी कमीशन यहाँ पर कर सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें एनएचआरसी की पावर्स में लिखी गई हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, हर बार इसको लेकर सवाल आने के चांसेस रहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये जो सीवीसी है बेसिकली चर्चा में इसलिए था बिकॉज सीवीसी ने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव्स और चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट को बेसिकली कहा था कि बाय May 31 आपको पेंडिंग केसेस को इनिशिएट करना है बिटवीन जनवरी 2011 एंड दिसंबर 2018। तो पिछले 7 इयर्स में जनवरी 2011 से लेकर दिसंबर 2018 तक जो भी पेंडिंग केसेस जिनके ऊपर आपने अभी इंक्वायरी करनी शुरू नहीं करी है, आपको 31 मई 2020 तक इनके ऊपर इंक्वायरी करनी शुरू करनी होगी। और सीवीसी को आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले जब इसको असल में गठित किया गया था तो ये शुरुआती टाइम पर ये असल में एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ठीक है, इट वाज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये वाली कमेटी आई थी, संथानम कमेटी। ये एक्चुअली संथानम कमेटी के कहने पर इसको स्थापित किया गया था 1964 में, लेकिन जब इसको स्थापित किया गया था उस टाइम पर ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। 2003 में जो है इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था बिकॉज ये वाला कानून लाया गया था सीवीसी एक्ट ऑफ 2003। कॉम्पोजिशन मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें कि एक आपका सीवीसी होता है और 2 आपके विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी भी है प्रॉपर इसकी, जिसमें कि सबसे पहले तो आपके पीएम होंगे, फिर आपके एचएम होंगे, एचएम स्टैंड्स फॉर द होम मिनिस्टर, और उसके बाद आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा भी इसका हिस्सा होंगे। तो ये 3 लोग इसकी अपॉइंटमेंट कमेटी में होंगे, द पीएम, द यूनियन होम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, या तो 4 साल या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, और ये अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे जाके एलिजिबल नहीं है। वंस ही रिटायर्स फ्रॉम द सीवीसी वो आगे जाके कहीं और एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं कि सबसे पहले तो कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके बाद इसका कॉम्पोजिशन भी आपको मालूम होना चाहिए, अपॉइंटमेंट कमेटी मालूम होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस भी मालूम होना जरूरी है, ठीक है। फंक्शंस क्या है, ऑब्वियसली फंक्शंस आप सिमिलर समझ सकते हैं कि विजिलेंस वाले लोग क्या काम करते हैं। वो बेसिकली इंक्वायरीज करते हैं टू एग्जामिन इन डिटेल द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद अ व्यू टू एलिमिनेट और मिनिमाइज द स्कोप फॉर करप्शन और माल प्रैक्टिसेस, ठीक है, ताकि भ्रष्टाचार के जो केसेस हैं वो कम हो। साथ ही में टू आइडेंटिफाई द सेंसिटिव एंड द करप्शन प्रोन स्पॉट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप एन आई ऑन पर्सोनल पोस्टेड इन सच एरियाज, to plan and enforce surprise inspections and regular inspections to detect the system failures and existence of corruption malpractices। वही चीज़ें हैं, इससे सवाल आपको कभी नहीं आएगा। आपको केवल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये तो जी केवल और केवल जो है करप्शन के साथ डील करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। नेक्स्ट कुछ और बॉडीज थी न्यूज़ में, इनके बारे में थोड़ा हम ब्रीफली बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लीजिए आपकी एनआईए मैं आपको यहाँ पे केवल कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वही पॉइंट्स आपको याद करने हैं आगे आने वाली सभी ऑर्गेनाइजेशंस के केस में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनआईए के बारे में। ये एक सांवैधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद एनआईए एक्ट के तहत बनाए गए थे। क्यों बनाया गया था? बिकॉज 26/11 में जो हमारा मुंबई का टेरर अटैक हुआ था उसके बाद इसको गठित किया गया था, ठीक है। इसके पास पावर क्या है? सुओ मोटो कॉग्निजेंस करने की पावर है। ये भारत में कहीं पर भी जाके एक केस को रजिस्टर कर सकती है। इसको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है, और ये उसके बाद शनाख्त कर सकती है और लोगों को अरेस्ट भी कर सकती है। तो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन करी हैं ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। दूसरी LPAI, अच्छा एक चीज़ जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, NIA कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो सर NIA आता है MHA के अंडर, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इट फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आपकी जो गृह मंत्रालय है उसके अंडर ये काम करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं LPAI के बारे में। LPAI के बारे में भी बिफोर आई स्टार्ट मैं पहले ही बता दूं कि आपकी जो LPAI है ये MHA के अंडर ही काम करती है। आपने सुना होगा AAI के बारे में, ठीक है। तो LPAI वो काम करती है जो कि AAI काम करती है हमारे एयरपोर्ट्स के लिए। जैसे हमारे एरोप्लेन्स के लिए पोर्ट्स होते हैं, वैसे हमारे लैंड के लिए भी पोर्ट्स बनाए गए हैं। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि फंक्शन करती हैं MHA के अंडर। आपने देखा होगा हमारे बॉर्डर्स हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर हैं, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, इंडिया चाइना का बॉर्डर है। तो जहाँ पर भी हमारे बॉर्डर्स लगे हुए हैं वहाँ पे LPAI काम करती है।
ये भी एक सांवैधिक निकाय है और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2000 एक्ट के लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। और इसका पर्पस क्या है कि जो आईसीपीज बनाई गई हैं भारत में, जितनी भी आईसीपीज बनाई गई हैं वहां पर मूवमेंट ऑफ कार्गो एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स को रेगुलेट करना, उनको सेफ, सिक्योर और सिस्टमैटिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना इसका मेन कारोबार है। करंटली जो एलपीआई चर्चा में इसलिए थी बिकॉज जो हमारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर है उसमें ये पैसेंजर टर्मिनल को बिल्ड कर रही है एट डेरा बाबा नानक इन द स्टेट ऑफ पंजाब, जिसके चलते एलपीआई काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थी। नेक्स्ट इज एनसीडब्ल्यू, ये अक्सर सुर्खियों में रहती ही है कुछ ना कुछ कारण की वजह से। एनसीडब्ल्यू भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, काफ़ी सारे सवाल इसको लेके यूपीएससी मेंस में आ चुके हैं। इसको 1992 में बनाया गया था अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। कॉम्पोजिशन क्या है 1+5, ठीक है, और अक्सर इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक महिला होती है। द चेयरपर्सन ऑफ एनसीडब्ल्यू इज कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इनको नामित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, शी इज नॉट इलेक्टेड, शी इज नॉमिनेटेड। 5 members टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग्स्ट पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग। नेक्स्ट इज एनसीपीसीआर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लेके सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है पहले भी। एनसीपीसीआर में बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं मैं बताता हूं आपको इसमें, क्योंकि 2 कानून सामने आते हैं। पहला कानून तो आपका आता है 2007 वाला, असल में एनसीपीसीआर एक सांवैधिक निकाय है, ठीक है, सबसे पहले तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन से स्टैट्यूट के तहत इसको स्थापित किया गया था? इसको स्थापित किया गया था 2007 में अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, सीपीसीआर एक्ट ऑफ 2005। लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम बेसिकली इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन को करवाना है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, जिसको कि हम पॉक्सो एक्ट बोलते हैं ना 2012 वाला, इसका काम इस एक्ट को इंप्लीमेंट करवाना है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक तो आपको ये वाला कानून ध्यान रखना है कि ये जी इस कानून के तहत स्थापित करी गई थी, लेकिन ये लागू करती है इस कानून के प्रावधानों को, तो इसको ध्यान रखिए। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? ऑब्वियसली ये काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एनसीडब्ल्यू भी आपका एमडब्ल्यूसीडी के अंडर ही काम करती है, इस चीज को भी प्लीज ध्यान रखिएगा, ये बेसिक चीजें हैं, आई एक्सपेक्ट यू टू नो ऑल दिस। ये एपेक्स बॉडी है फॉर अपहोल्डिंग, मॉनिटरिंग एंड फैसिलिटेटिंग द चाइल्ड राइट्स इन द कंट्री, ठीक है। एनसीपीसीआर को लेकर सवाल आने के चांसेस मेंस में भी बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? अक्सर बच्चे गलती करते हैं, अक्सर बच्चे इसमें मार्क कर देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि ये आती है हमारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके अंदर जो हमारा डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का, जिसका कि नाम अगेन अब चेंज कर दिया गया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड कर दिया गया है, DPIIT रख दिया गया है। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर ये वाली हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, पेसो। इसका जो मुख्यालय है ये लोकेटेड है नागपुर में। काम क्या करेगा? जैसा इसका नाम है, जो भी भारत में आपके एक्सप्लोजिव्स हैं, पेट्रोलियम है, कंप्रेस्ड गैसेज हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, सब चीज़ों को हैंडल ये करती है। किसी भी प्रकार का अगर कोई हजार्डस सब्सटेंस है उन चीज़ों को मॉनिटर करती है आपकी पेसो। नेक्स्ट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें कुछ खास नहीं है, बेसिकली ये FSSAI एक्ट के तहत बनाई गई थी, स्टैट्यूटरी संगठन है, 2006 में इसको बनाया गया था और ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ही अंतर्गत। नेक्स्ट इज द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, ये चर्चा में बहुत रहती है लेकिन इसको लेके सवाल ना तो कभी आया है और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है शायद सवाल आएगा भी नहीं, इवन दो कई सारे आपको इसको लेके जो है ब्लॉग्स मिल जाएंगे, बट स्टिल यहां पर क्या है? द कस्टोडियन इज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी अंडर द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट एंड अ सिविल कोर्ट अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908, ठीक है। तो ये आपका क्या है? यहाँ पे कोर्ट नहीं आएगा, आई एम सॉरी टू से, ये थोड़ी सी इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। कोड आएगा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का, के अंतर्गत ये सिविल कोर्ट की तरह काम करती है और ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी की तरह काम करती है। द लीगल स्टेटस टू द ऑफिस वाज गिवन अंडर द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1968। इट वाज सेट अप इन द ईयर 1939 टू डील विद द एनिमी प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केटेड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो ये बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए कि क्या करना होता है ना, जब मान लीजिए कोई युद्ध चल रहा है तो उसके बाद कुछ एनिमी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है, उनका ट्रांजैक्शन कैसे होंगे, लेन देन कैसा होगा, इन सब चीज़ों के लिए इस पर्टिकुलर कस्टोडियन को स्थापित किया गया था। तो इसके चलते ये चर्चा में थी, बट एज आई टोल्ड यू इसको लेकर सवाल आने के चांसेस बहुत ही कम है। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यहाँ पर नहीं आएगा, बट हाँ यू कैन बेसिकली नोट डाउन कि ये MHA के अंडर ही फॉल करता है, ठीक है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB वर्क्स अंडर द एजेस ऑफ MHA। बहुत चर्चा में था पिछले साल, आपको मालूम है, ड्यू टू वेरियस रीजंस, ठीक है। कई सारे सेलिब्रिटीज
के ऊपर केसेस खोले गए थे एनसीबी के तहत, तो ये इसलिए सुर्खियों में था। ये इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ये जो है आपका फॉल करता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आप दोबारा से सुन लीजिए, ये वाली जो बॉडी है ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के तहत आती है, और ये वाली जो बॉडी है आपकी ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत, और ये वाली आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, ये वाली जो बॉडी है ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ 2006। ये क्या रेगुलेट करती है? बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस की सेल को रेगुलेट करती है। अब आप कहेंगे सर डिफरेंस क्या है? देखिए, ये बेसिकली आपकी हजार्डस सब्सटेंसेस के लिए बनाई गई खास तौर पे बॉडी है, लेकिन ये आपकी बाकी चीज़ों के लिए, पेट्रोलियम हुआ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हुए, उनकी चीज़ों के लिए बनाई गई खास बॉडी है। नेक्स्ट इज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो ये वाला जो एक्चुअली स्टेटमेंट था यहाँ आना चाहिए था। इट वर्क्स अंडर द एजेस ऑफ MHA। इट वाज आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986 अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, जो हमारा NDPS एक्ट है ना, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था। NDPS एक्ट, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, 1985 के तहत NCB को स्थापित किया गया था। ये क्यों स्थापित किया गया था? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे भारत में हम ड्रग एब्यूज को कंट्रोल कर सकें। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द पेनल्टी ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और यूज इन इलीगल ट्रैफिक इन द नारकोटिक ड्रग्स। ठीक है, इट इज द एपेक्स ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द एब्यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंसेस इन इंडिया। यहां पर आपको याद क्या क्या करना है, देखिए ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो आपको एक ये पार्ट को ध्यान रखना है कि 1985 NDPS एक्ट के तहत इस पर्टिकुलर बॉडी को बनवाया गया था। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है। ठीक है, तीसरा आपको ध्यान रखना है ये वाली चीज कि ये बेसिकली MHA के तहत काम करती है। दैट्स ऑल, ये बाकी चीजें आपके लिए इतनी रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट इज NCRB। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NCRB जो है इट वाज आल्सो सेटअप इन द ईयर 1986 टू फंक्शन एज अ रिपोजिटरी, एक तरीके से आपका लाइब्रेरी समझ लीजिए, ऑन द क्राइम एंड क्रिमिनल्स सो एज टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेटर्स इन लिंकिंग क्राइम टू द परपेट्रेटर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये ब्यूरो है हमारा। कई सारी चीज़ों की रिपोजिटरी यहाँ पर ऑलरेडी बनाई जा चुकी है कि किस किस तरह के क्रिमिनल्स हैं। उसके बाद क्राइम के अकॉर्डिंग भी एक यहाँ पे रिपोजिटरी को बनाया गया है कि इस क्राइम में, इस स्टेट में कितना क्राइम होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आपके साथ एग्जांपल के तौर पे कि शेड्यूल कास्ट के खिलाफ कितने क्राइम्स होते हैं पर अलग अलग स्टेट्स में, उसके बाद वुमेन के खिलाफ कितने क्राइम्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, चिल्ड्रन के खिलाफ कैसे क्राइम्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो इन सब चीज़ों की यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाती है। इस पर्टिकुलर ब्यूरो को बनाने की जो सुझाव थी वो दी गई थी टंडन कमेटी, नेशनल पुलिस कमीशन था 1977 to 81, और MHA की टास्क फोर्स थी जिसके फाइनली बाद इसको यहाँ पे स्थापित करवा दिया गया था। इनफैक्ट आज की डेट में जो हमारा CCTNS का प्रोजेक्ट है उसको लागू करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी NCRB को दे दी गई है। इट इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द CCTNS प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। राइट, दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी सेट नंबर 6, जिसमें कि हमने डिस्कस करना था आप लोगों से रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट कमिटीज। वीडियो को समाप्त करने से पहले बोलना चाहूंगा कि अनअकैडमी इस रविवार के दिन फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया है कॉम्बैट का इनिशिएटिव, और ये जब तक आपका प्रीलिम्स है तब तक हर संडे होता रहेगा 11 बजे। आपको इसमें हिस्सा लेना नहीं भूलना है, और पॉपुलर डिमांड पे हमने इसको हिंदी में भी अवेलेबल करवा दिया है। इसमें आपको कोड यूज करना होगा ANI UPSC, जिसके चलते आप इस टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवा दी गई है, जिसमें अगेन आप लोग हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं। हफ्ते में 6 दिन, एक दिन छोड़कर आप ये सारे के सारे टेस्ट को अपीयर कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।